अच्छा तो जनाब आज हम करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस को। इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है डीआरबी से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन के अंदर वो हमसे ये पूछ रहा है, इन कोस्टा 60% ऑफ द एडल्ट्स ट्रेवल टू वर्क बाय कार। 60% ऑफ द एडल्ट जो है वो ट्रैवल करते हैं वर्क बाय कार। ठीक है, अब उसने कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे बताई हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 एडल्ट्स फ्रॉम कोस्टा इज टेकन। आपके पास डिस्क्रीट कंडीशन दी हुई है, डिस्क्रीट कंडीशन के अंदर आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं और उन वैल्यूज के साथ आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि भाई आपके पास जो एन है वो आपका वो एग्जैक्टली 12 है। ठीक है, फॉर पार्ट ए। अच्छा, उसके बाद वो आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर हु ट्रैवल टू वर्क बाय कार इज लेस देन 10। तो आपको एग्जैक्टली उनकी तादाद कैलकुलेट करनी है विच इज एक्स लेस देन 10। उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। पहले तो हमें सिंपल सिंपल काम करना है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है एडल्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है मेरे पास 0.6। ठीक है, सही है। तो अब लेस देन 10 पे मुझे काम करना है। मेरा जो सैम्पल साइज है बेटा वो एग्जैक्टली 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है। अब मुझे लेस देन 10 पे काम करना है तो मेरा 10 यहाँ पर होगा और इसका मतलब मुझे इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास सबसे आसान ऑप्शन ये है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ ही वैल्यूज़ हैं, 10, 11 और 12। तो मैं 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इज 1 से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन माइनस कर दूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली लेस देन 10 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब मेरे पास जो फेलियर है वो है एग्जैक्टली 0.4। तो अब मैं जब कैलकुलेट करूँगा, अच्छा डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट 1 एक्स लेस देन 10 की चाहिए तुमको, तो x लेस देन 10 कैन बी डू वे लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका मतलब ये होगा सीधी आम फहम ज़बान में कि x इक्वल टू 10 प्लस x इक्वल टू 11 प्लस x इक्वल टू 12। सही, x इक्वल टू 10 और ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, मैंने एक डायरेक्ट फंक्शन भी सिखाया था जिसके अंदर आप डायरेक्ट बायनोमियल प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट फंक्शन था कैलकुलेटर के थ्रू, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे तो सिंपल सिंपल एक एक करके सबकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लो। वैसे आप चाहो तो इसकी वैल्यूज़ डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। उसका तरीक़ेकार सिर्फ इतना सा होगा कि आप ये इस अजम्पशन पे काम करोगे, इस अजम्पशन पे काम करोगे कि आपके पास जो है, एक सेकेंड मुझे देना, क्या मुसीबत है? मुझे नहीं पता वो किधर है। मैंने उतारी थी, मुझे याद नहीं, मैंने सुखाने के लिए दी थी किसी को। मैं यहाँ पे ऑन लाइव क्लास ले रहा हूँ, आके मेरा दिमाग चाट रहे हो। ये बंद करो दरवाजा यहाँ से। पहले नहीं हुआ था भाई? एडिट करनी पड़ेगी यार वीडियो, शिट। 1 माइनस, अच्छा कैलकुलेटर का डायरेक्ट फंक्शन बता रहा था मैं आपको। तो कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली इसको इस तरह से कर सकते हैं, x इक्वल टू 10 से लेकर 12 तक आपको जाना है और आप कर सकते हैं 12c(x) और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.6 की पावर हो जाएगी x और आपके पास 0.4 की पावर हो जाएगी 12 माइनस x। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो अब देख लेते हैं इसके साथ क्या करना है। अगर मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट करता हूँ तो आपको मैंने फंक्शन लिख कर दे दिया और ये बटन जो है ये एग्जैक्टली लॉग के बटन के पीछे होगा, क्योंकि लॉग बॉक्स और बॉक्स का बटन होता है, उसके पीछे ये फंक्शन लिखा हुआ होता है। तो वहाँ पे आपको पूरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। आप चाहें तो सिंगल सिंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.08344। अब इसको 1 से माइनस करेंगे, 1.1 में से 0.08344 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0.96156 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.962।
ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई? आई होप सो आ गई होगी। आ गई भाई? हेलो, आ गई? सबको समझ में आ गई? अच्छा, जवाब भी नहीं दे रहे यार, बड़े बच्चे हो गए माशाल्लाह। ऐसा देखें, वो कह रहा है रैंडम सैंपल ऑफ 150 एडल्ट्स फ्रॉम कोस्टा इज टेकन। अब रैंडम सैंपल ले लिया उसने 150 एडल्ट, 150 एडल्ट यानी कि एन आपका लार्ज हो गया। जब एन लार्ज होता है तो आप किस पे जाते हो? बाइनोमियल पे रहते हो या फिर आगे फर्दर ऑन कुछ और करते हो? अगर एन लार्ज हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? नॉर्मल, बाइनोमियल टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी, ठीक है। use an approximation to find the probability that a number who has traveled by car is less than 81, लेस देन 81। अच्छा, अब इसमें कुछ नॉर्मल और बाइनोमियल वाली वो लगती है आपके पास, तो अब ये लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब उसने 81 इंक्लूड नहीं करना। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, मैंने आप लोगों को समझाया था ये देखो। जब आपके पास अब ये जैसे मिसाल के तौर पे ये x लेस देन 65 वाला केस था, तो उसने 65 इंक्लूड नहीं करना, तो 65 से एक डिजिट पीछे चला गया वो। अब आपके पास केस जो आया वो x लेस देन 81 का केस आया, तो 81 के केस के अंदर आप क्या करोगे? 81 कैन नॉट बी इंक्लूडेड, 81 इंक्लूड नहीं हो सकता, तो अब आपने क्या करना है कि 81 से थोड़ा पीछे जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो इसके अंदर आप जब सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करते हुए आपको इस प्रोबेबिलिटी को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा 80.5 के ऊपर। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमें दूसरी और चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कि हमें मीन चाहिए होगा, हमें वेरिएंस चाहिए होगा। तो अगर मैं बात करूं मीन और वेरिएंस की, तो मेरे पास एन जो है वो एग्जैक्टली उसने कितना दिया है? एन उसने कहा है कि एन मेरे पास 150 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मुझे मालूम है कि 0.6 थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो एग्जैक्टली 0.4 था। ठीक है, तो ये एडल्ट की बात कर रहा था इस डाटा के अंदर। हाँ, उसने एडल्ट का ही डाटा लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करता हूँ, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 150 इंटू 0.6। बताना बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका? नाइन्टी, 90 आ रहा? 36 आ रहा? और इसका कितना आ रहा है? मैं चेक भी कर लूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहना, क्या कहने भाई, बड़े लोग, बड़ी बात है। ठीक है, 90 और 36, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद अगला काम मेरे पास क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, कि मुझे ये करना है कि इन वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। इन वैल्यूज़ को चेंज करने का तरीक़ेकार ये होगा कि फॉर एग्जांपल x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होता है मेरे पास z के लिए, तो 80.5 माइनस का 90 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा इज एग्जैक्टली 36 का रूट हो जाएगा ये। सही है, अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे z लेस देन दिस वन, 80.5 माइनस 80.5 माइनस 90 divided by 6, so I am getting minus 1.583, एक थ्री ले लेते हैं, काफ़ी है, रिकरिंग आ रहा है वो। ठीक है, 1.583 की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए उससे पीछे की। अब मैं उसके कैलकुलेशन के लिए अपना नॉर्मल एक चार्ट बना रहा हूँ, और जब इस चार्ट के ऊपर मैं काम करूँगा भाई, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे होगी 0। सही है, और ये आपका जी टेबल है। तो मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे इसको दोबारा बनाना है। कॉपी, और जनाबे वाला ये आपके पास हो जाएगा माइनस 1.583, और इससे पीछे वाली प्रोबेबिलिटीज़ आपको चाहिए, यानी कि ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, सारी इससे नीचे वाली मुझे देखनी है। ये तो मेरे टेबल में वैल्यू है ही नहीं ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो मेरे पास टेबल में होती ही नहीं है। तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा? उस सूरत में मैं ये करूँगा कि मैं अपने प्रोबेबिलिटी के चार्ट को फ्लिप कर दूंगा, और फ्लिप करके फिर मैं वैल्यू चेक कर लूँगा
इस तरफ की कि 1.583 पे क्या वैल्यू इस तरफ आ रही है, क्योंकि जब मैंने फ्लिप किया तो जो मेरी एग्जैक्टली यहाँ पर सिमेट्रिकल शेप बनाया मैंने, मेरे पास जो लेफ्ट पे एग्जिस्ट कर रही थी अब वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी, राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी। और मेरे पास ये जो चार्ट पे वैल्यू होगी 1.583, ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी। तो मैं 1.583 की वैल्यू को चेक करूंगा और यहाँ से मैं फिर उसको 1 से माइनस कर दूंगा। अच्छा जी, नॉर्मल टेबल हमारे पास एग्जैक्टली कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ हमने डाला था आपकी क्लास में। ये रहा नॉर्मल टेबल, ये रहा नॉर्मल 1.583। इसको पहले साफ करें, थोड़ा सा गंदा हुआ भाई। 1.583 1.583 यानी कि 0.9429, उसके साथ ऐड करना है मुझे 4, 9 और 4 हो जाएगा 13, 2 और 1 हो जाएगा 3, 4, 9.09 0.9433। ठीक है, तो 0.9433। अच्छा, अब मुझे जो वैल्यू मिली है बेसिकली यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.9433 है। तो इस साइड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी को निकालने के लिए मैं 1 से माइनस कर दूंगा 0.9433 को। तो भाई 1 माइनस 0.9433 एग्जैक्टली 0.0567। ठीक है जनाब, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। और यहाँ तक कोई मसला, कोनो परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको परेशानी तो हम आगे चलते हैं अगले वाले में। कह रहे जस्टिफाई और जस्टिफाई द यूज ऑफ योर अप्रोक्सीमेशन इन पार्ट बी। आपको ये जस्टिफाई करना है कि आपका यूज और जस्टिफाई द यूज ऑफ योर अप्रोक्सीमेशन इन पार्ट बी। जो आपने पार्ट बी में अप्रोक्सीमेशन की है उसको जस्टिफाई करना है, उसका क्या यूज है, क्या रीजन होता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेट का। मालूम है? नहीं मालूम। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट रीजन, व्हाई डू वी गो फॉर द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। देखो बेटा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जो है उसका रूल एग्जैक्टली ये होता है कि एन पी शुड बी ग्रेटर देन 5 और एन पी क्यू इज ऑल्सो बी ग्रेटर देन 5। ये 5 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। 5 से बड़ा होगा अगर सैंपल तो आप उसको नॉर्मल अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। उसके मीन अगर 5 से बड़ा आ जाए और वेरियंस 5 से बड़ा आ जाए। इज दैट क्लियर? एन पी और एन पी क्यू, सॉरी और एन क्यू, एन पी और एन क्यू, चाहे एन पी आपको मिला हुआ है तो आप उसको ग्रेटर देन अगर 5 आ रहा है तो आप नॉर्मल पे कन्वर्ट कर लेंगे। एन क्यू अगर ग्रेटर देन 5 आ रहा है तो आप नॉर्मल पे कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो क्वेश्चन मेरे पास एग्जैक्टली मौजूद उसके अंदर एन पी ग्रेटर देन 5 है। तो एन पी ग्रेटर देन 5 मैंने कैसे चेक किया, क्योंकि अभी आपने मीन कैलकुलेट किया था ना एन पी पे, तो एन पी पे आपका मीन कितना आया था, दैट वाज 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने एन पी कैलकुलेट किया वी गॉट 90 एंड विच वाज ग्रेटर देन 5। और दूसरी अजम्पशन अगर चेक कर लें, एन क्यू हमने कैलकुलेट नहीं किया, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.4, सॉरी 90 बोल रहा हूँ, एन वाज 150 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये आपके पास आ रहा है 60 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। ये दोनों अजम्पशंस फुलफिल हो जाती है ना तो हम कन्वर्ट कर देते नॉर्मल के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये पता थी आप लोगों को? है हफ्सा, तुम्हें नहीं पता? बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें बिलाल? ये तो क्या हुआ? अच्छा, शर्मा knows that she has 3 tens carrot, 2 tens peas and 3 tens of sweet corn in her cupboard. All the tens are the same shape and size, but the labels have all been removed, so Sharma does not know what each tin contains. Sharma wants carrot for her meal and she starts opening the tin one at a time, chosen randomly, until she opens a tin of carrot. The randomly X is the number of the tins that she needs to open. Show that the probability of X is equals to 3 which is equal to 6 upon 35. अच्छा, अब ये सवाल ज़रा समझने वाला है। ये शर्मा से बात की जा रही है और शर्मा की हमें प्रोबेबिलिटी बस चेक करके बतानी है।
उसने कहा शर्मा वांट्स अ कैरेट फॉर हर मील एंड शी स्टार्ट ओपनिंग द टिन्स वन एट अ टाइम, यानी कि वो एक दफ़ा में एक टिन ओपन करेगी। चूज इन रैंडमली अंटिल शी ओपन द टिन ऑफ कैरेट, वो तब तक खोलती रहेगी टिन्स को जब तक उसको कैरेट का टिन नहीं मिल जाएगा। समझ आ गई बात? रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ टिन्स दैट शी नीड टू ओपन। अब जब रैंडम वेरिएबल एक्स है वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि उसने कैरेट के टिन तक पहुंचने के लिए कितने और टिन्स को पीछे खोला था। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल उसने टिन खोला, डायरेक्टली कैरेट मिल गया, इसका मतलब उसने एक ही टिन खोला है। फिर उसने एक टिन खोला, नहीं मिला, फिर उसने अगला टिन खोला, इसका मतलब उसने टोटल 2 टिन खोले, तो उसको कैरेट मिला है। ठीक है, अभी उसने पूछा है यहाँ पे कि कैरेट के टिन तक पहुंचने के लिए, यानी कि कैरेट की जो बात कर रहा है वो, उसके टिन तक पहुंचने के लिए उसने टोटल 3 टिन खोले और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि दैट इज 6/35। तो आप कैसे करोगे इसको? अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कैरेट के अलावा कोई और टिन खोल रही है, तो टोटल कितने होंगे कैरेट के अलावा दूसरे? भाई कैरेट के जो थे वो 3 थे, तो कैरेट के अलावा जो है वो टोटल आपके पास है 4। सही है, यानी कि टोटल आपके पास 7 टिन है। तो इसका मतलब जब वो कैरेट का नहीं खोल रही पहले टाइम में, तो इसका मतलब 4/7 हो जाएगा, यानी कि बाकी चारों में से कोई एक खोल रही है। और उसके अगले टाइम के अंदर फिर वो एक टिन कम हो जाएगा, यानी कि टोटल काउंट से कम हो जाएगा, यानी कि अब 6 हो जाएंगे यहाँ पे, और ऊपर जो है वो आपके पास हो जाएगा 3। ठीक है, एक टिन ऑलरेडी कम हो चुका है जो खुल चुका है। अब उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने दोबारा से एक और टिन खोला और अब उसको मिला कैरेट का टिन। तो अब उसको कैरेट का टिन मिला है तो 3/5। अब आप इसको कर लें सिंप्लीफाई। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, तो हो जाएगा 2 3 6 और 7 5 हो जाएगा 35। सो वी गॉट द सेम आंसर, हमें सेम आंसर मिला है, हमने 3 टिन खोले, तीसरे टिन पे हमें कैरेट मिल गया। अच्छा, पार्ट बी पे चलते हैं। ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बताना है। एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब ये हुआ कि एक्स आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास आ गया पी ऑफ एक्स। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पहले आपने लिखा 0, फिर आपने लिखा 1, फिर आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 3, तीसरे टेन पे उसको कैरेट मिला था। और मैक्सिमम हम कितने टेन खोल सकते हैं भाई? हमारे पास उसने बोला होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, उसने बोला ही नहीं कुछ। अच्छा, अब बहुत सिंपल है कि तीसरा चौथा टेन, चौथे टेन खुलने के बाद पांचवा टेन जो होगा, यानी कि 4 टेन्स खोल दिए मैंने, ऐसा पॉसिबल है ना कि मुझे कैरेट का टेन तक पहुंचना है। कैरेट के टेन तक पहुंचने के लिए 4 टेन जब मैं खोल चुका हूँ तो पांचवें टेन पे अल्टीमेट मुझे कैरेट ही मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कैरेट ही बचे हुए सारे। तो मैं पांचवें टेन तक जा सकता हूँ, सही है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। अब एक एक करके फर्दर ऑन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि अभी उसने जो है फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेन नहीं खोला, कोई भी टेन, सॉरी उसको कैरेट का टेन, एक उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0। 3 की प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 6/35। लेट मी डू दैट। अच्छा तो जनाब, 5 में से करना शुरू करें। पहला टेन खोलेगी वो 4/7, फिर अगला टेन खोलेगी वो 3/6, फिर उससे अगला खोलेगी वो 2/5, फिर उसके बाद खोलेगी वो 1/4 और उसके बाद उसको मिलेगा 3/3। सही, क्लियर हो गई बात? इसमें क्या प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास, 4 × 3, 1/35। ये आ गई लास्ट वाली की प्रोबेबिलिटी। उससे ऊपर वो खोलेगी 4 टेंस लिखे हुए हैं, तो यानी कि इसका मतलब 4/7, फिर वो खोलेगी 3/6, फिर वो खोलेगी 2/5 और फिर उसको कैरेट का टेन मिल जाएगा जो कि 3/4 है। हाँ महत बोलो। तुमने लिंक मुझे व्हाट्सएप करो ना।
अच्छा सही है, ठीक है, ओके। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, ये आवाज़ भी आ रही थी जो मैं अभी बात कर रहा था। उसके बाद दो वाले के ऊपर हमारे पास क्या होगा भाई, कि पहले आपने खोला 4/7 मल्टीप्लाई बाय, फिर आपको 10 मिल गया डायरेक्टली, छलांग लगा के 3/6। तुम लोग भी कैलकुलेट कर लो, मैं ही कैलकुलेट करूंगा क्या? पीछे मैंने 2 टिन खोले। अच्छा, और पीछे 1 टिन खोला, 1 टिन पे बस आएगा 4, सॉरी डायरेक्टली आ जाएगा ना फिर तो, 3/5, ज़्यादा क्या होगा, सही है 3/5। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, 0 टिन तो हो नहीं सकता मेरे पास, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट एग्जिस्ट करेगा नहीं ना। 0 टिन के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, 0 टिन पे ये मसला आएगा भाई कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने टिन खोले बगैर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कैरेट कटेंगे। तो वो आपको 1 टिन तो खोलना पड़ेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटीज आपकी स्टार्ट हो रही है 1 से। अब सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटीज स्टार्ट हो रही है 1 से, और ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, उसने आपसे मांगा ड्रॉप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डन वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ता है? वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। बताएं कौन कौन से, जल्दी से। हाँ बच्चे, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबर देना, दे दे सबर। पहले आपको कॉलम चाहिए होगा एक्स डॉट पी एक्स का, फिर आपको कॉलम चाहिए होगा एक्स स्क्वायर डॉट एक्स का, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1 इंटू 3/5 ये हो जाएगा 3/5, और 1 का स्क्वायर करोगे तो ये वाला हो जाएगा 3/5, सेम रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 हो जाएगा 16/7, ये होगा 16/7, और ये वाला हो जाएगा डायरेक्टली 4/7। फिर ये वाला होगा आपके पास 3 6 18/35, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 6 54/35। फिर 4 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 12/35, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 इंटू 3 इज़ 48, तो ये हो जाएगा 48/35। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 12, 5/35 सबसे पहली वाली, और 25/35।
तो अब मुझे कॉलम का सम करना पड़ेगा भाई। ये आ रहा है हमारे पास 76/35। दूसरे वाले में हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 228/35। ठीक है भाई, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो बेसिकली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डॉट पी एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 228/35, और एक्सपेक्टेड एक्स जो है ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा एक्स डॉट पी एक्स, तो 76/35 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर आपके पास है 228/35 माइनस ये हो जाएगा 76/35 स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में डालते हैं। हमारे पास आ रहा है 2204/1225, और मैं जब इसका डेसिमल लेता हूँ तो इट विल बी 1.799 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटेड टू 1.8। ठीक है जनाब, तो मेरे पास ये वेरिएंस भी कैलकुलेट हो गया। तो अब मुझे ये बताइए कि देखें मैंने तकरीबन 4 5 6 सवाल किए हैं आपके सामने, और अब आप मुझे बताएं कि आपको इसमें अभी भी कंटिन्यूस लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ और सवाल कर देता हूँ। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, तो फिर हम पास से स्टार्ट कर देंगे S1 के सॉल्व करना। फास्ट चेयर्स बताइए। जी बेटा। ओके व्हाट? ओके का क्या मतलब होता है? कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो ये वाली फाइल मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अब जो है आप लोग डायरेक्टली पास पेपर करना शुरू कर दें मेरे साथ ही, मतलब मैं पास पेपर करवाऊँगा। अब हम स्टैट्स के पास पेपर शुरू करेंगे, लेकिन अभी नहीं। कल जो है हम एक लाइव सेशन लेंगे। कल हमारा एक लाइव सेशन होगा जिसमें मैं आपको फरवरी मार्च का पेपर सॉल्व करवाऊँगा, और कोई जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, डायरेक्टली मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है, कल के दिन हम एक लंबी क्लास लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट करेंगे 2:30 बजे तक, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्लास नहीं होगी, लाइव स्ट्रीम होगी, वो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा फिर हमारा पेपर हो जाएगा। जिस दिन हमारा पेपर होगा फिर उस दिन हम एक रिव्यू आप लोगों से ले लेंगे कि कैसा रहा आप लोगों का पेपर। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो बिलाल?